आज एक जगह पर बात करते हुए इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आरएसएस के साथ एफिलिएशन को ओपनली तस्लीम किया है और उसको ऑन किया है। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए और उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं आरएसएस का मेंबर रहा हूं और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस का जो नज़रिया है वो ये है कि देश सबसे पहले, मुल्क जो है वो हर चीज़ से पहले है और ये उनकी जो विचारधारा है बेहतर है। अब ये बात उन्होंने जानबूझ के नहीं बताई लोगों को कि आरएसएस की नज़र में देश की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ देश। अगर आप किसी आरएसएस के बंदे से पूछें कि भाई तुम्हारा देश क्या है, क्या मौजूदा इंडिया उनका देश है, द आंसर इज़ नो। देश की उनकी डेफिनेशन ये है कि पूरा का पूरा साउथ एशिया असल में इंक्लूडिंग तिब्बत, ये उनका देश है। तो नरेंद्र मोदी ने इस एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के जवानी की तस्वीर है, जब ये कार सेवक हुआ करते थे आरएसएस के। आज भी हैं, वैसे आज भी हैं, बीजेपी भी आरएसएस ही है, वो कोई बाहर की तंजीम नहीं है। आपके जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपने जीवन भर अपने देश भारत को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। जब आप 8 साल के थे तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप आरएसएस के बारे में बता सकते हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जो भी आज हैं और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे, माकोसी सोनी ऐसा कुछ भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। अच्छा, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को तनकीद का निशाना बनाया, टारगेट किया उसको। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इररेलेवेंट होती जा रही है, इररेलेवेंट होती जा रही है, इसका कोई ख़ास इसकी सिग्निफिकेंस रही नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस पे हैरान हैं कि उन्होंने यूएन को टारगेट क्यों किया है। देखें, एक पैटर्न आपको यहां पर भी नजर आता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने यूएन को टारगेट नहीं किया, पूरा का पूरा गोदी मीडिया यूएन को टारगेट कर रहा है और इसकी वजह बांग्लादेश है। बांग्लादेश इसकी वजह है। दो वजूहात हैं बेसिकली। एक वजह तो उनकी खुद की जाती इंडिया के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो फुलफिल नहीं हो रहे। वो लंबे अरसे से लेकर चाह रहे हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। रिफॉर्म्स की माना क्या है उनकी? रिफॉर्म्स की माना ये है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दे दें,
यानी जैसे बाकी मुल्क 2-2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं, ऐसे नहीं। अमेरिका, रशिया, चाइना के पास जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है, वैसी हमें भी दीजिए, फिर हम कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, अब अच्छा है, अब ये ठीक हो गया, अब ये रेलेवेंट है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम समझेंगे ये इररिलेवेंट किस्म की बॉडी है। और दूसरी, बांग्लादेश के हवाले से उनको जो शिकायत है वो ये कि यूएन का चीफ जो आया हुआ था वहाँ पर बांग्लादेश, अब वहाँ पर उसने रोहिंग्यास की बात की, मोहम्मद यूनुस की सरकार की सपोर्ट की बात की यूएन वालों ने, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनकी भी बात की कि उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंडिया नहीं चाहता, इसीलिए भी गुस्सा है। इन दो बातों पे गुस्सा है, एक तो अपना खुद का गुस्सा है कि हमें सीट क्यों नहीं दे रहे सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट, दूसरा ये गुस्सा है कि हमारी बात क्यों नहीं की। अच्छा, वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, यूनाइटेड नेशंस का जो चीफ आया है वहाँ पर, एंटोनियो गुतरेस, इन भाई साहब ने वो जो एक धड़ाधड़ प्रोपेगेंडा चल रहा था इंडियन मीडिया के ऊपर, पता नहीं क्या होगा हिंदू बरादरी के लिए, उन्होंने ये कर दिया, बांग्लादेशियों ने वो कर दिया, हिंदू बरादरी वहाँ पर अत्याचार सह रही है। लेकिन यूएन के चीफ ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। अगेन ह्यूमिलिएशन, वही ट्रंप वाली ह्यूमिलिएशन हुई है यहाँ पर भी। एक स्टेटमेंट उन्होंने हिंदू बरादरी के हवाले से नहीं दिया। वजह क्या थी? वजह यह है कि ग्राउंड पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो एंटोनियो गुतरेस किसकी बात करे? जब कोई इतनी बड़ी वहां पर कोई चीज हो ही नहीं रही अगेंस्ट माइनॉरिटीज, तो क्या बात करे वहां पर यूएन का जो चीफ है? इस पे इंडिया में गुस्सा है और उनका मीडिया इस पे भी लिख रहा है कि ये इन्होंने क्यों किया है, ये इनके साथ मिल गए हैं, इस्लामियों के साथ, इस्लामिस्टों के साथ मिल गए हैं। इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है जी न्यूज, उन्होंने लिखा है कि यूएन चीफ बैक्स anti-Hindu stance, Guterres support for Rohingyas during Bangladesh visit delivers strong message. इसमें कहते हैं कि the United Nations, an organization often associated with maintaining global balance and peace, grabbed eyeballs following the recent events and raised questions about the neutrality and priorities of UN Secretary General Antonio Guterres. अच्छा जी, कैसे उनकी न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज हुई है? इसके लिए वो कहते हैं कि गुतरेस हु रिसेंटली विजिटेड बांग्लादेश was expected to address the plight of Hindus who have been victims of extremist attacks in the neighboring country. His actions, however, were telling a different story. Putting all expectations to rest, Guterres arrived in Bangladesh and did not speak out about the suffering of Hindus. Instead, his focus was on Rohingya Muslims, a group he has frequently advocated for. While in Cox's Bazar, Guterres was seen sharing an iftar meal with the Rohingya community. Not only did Guterres partake in the iftar, but when addressing the media, his comments were also centered around the Rohingyas. Now, इसमें भी उनको गुस्सा है कि ये इस तरह से क्यों है, सिर्फ रोहिंग्या की बात की है, हिंदू बरादरी की बात क्यों नहीं की? अच्छा, हिंदू बरादरी की बात अगर वो करता ना तो इससे क्या हो जाता? इनको एक मटेरियल मिल जाता अगेंस्ट बांग्लादेश, दैट्स इट। इनको मटेरियल मिल जाता कि देखो यूएन ने कंसर्न्स का इजहार कर दिया, देखो अब तो आलमी बरादरी जो है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो बांग्लादेश के खिलाफ हो गई है, देखो मोहम्मद यूनुस के लिए तो मसाइल बढ़ दिए, मोदी का मैजिक है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। अच्छा, बल्कि उल्टा इन्होंने इंडिया की मीडिया को ज़रूर कहा, यूएन के चीफ ने इंडिया के मीडिया को इनडायरेक्टली ज़रूर कहा कि हमें बड़ा कंसर्न है कि आप क्यों डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। बल्कि इन्होंने उनको शट अप कॉल दी हुई है कल। तो कल भी मैंने आपको बता दिया था कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इंडियन मीडिया, ये नहीं सुधरेंगे, ये एंटी बांग्लादेश, एंटी पाकिस्तान जो चीज़ें हैं छापते रहेंगे। और ये जो नफरत का सोर्स है ये बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ आता है। देखें ना, नरेंद्र मोदी का ये जरा क्लिप सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन का छोटा सा क्लिप है, इसमें देखें वो यूएन को इररिलेवेंट कह रहा है। International organizations that were once powerful have become almost irrelevant. No real reforms are happening. Institutions like the UN are failing to fulfill their roles. अब यहां से उसने बात कर दी तो वही जो नैरेटिव है, नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हो गया। वही नैरेटिव आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आपको आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको यूनाइटेड नेशंस पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि यूएन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं दुनिया के अंदर पीस लाने में। इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, बहुत सारी जंगों को इन्होंने रोका हुआ है। इनके पीस कीपिंग ट्रूप्स भी हैं, आपको पता है, हज़ारों की तादाद में इनके पास पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं जो कि ये जंगज़दा इलाकों के अंदर मार धाड़ को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पर इंसानी जानें बचाते हैं। इनकी
निगरानी में करोड़ों लोगों के वेलफेयर के काम हो रहे होते हैं दुनिया भर में। इररिलेवेंट कैसे कह रहे हैं आप इसको? क्या बात कर रहा है नरेंद्र मोदी? यूएन इररिलेवेंट कैसे हो सकता है भाई? करोड़ों लोगों की वेलफेयर का काम कर रहे हैं ये लोग। गरीब से गरीब मुल्कों के अंदर ये पहुंचे हुए, इनकी एड आपको नजर आती है दुनिया भर में। ऐसा नहीं किसी एक जगह, दुनिया भर में जहां पर ज्यादा जरूरत होती है वहां पर ये ज्यादा फोकस करते हैं। रोहिंग्यास को इसलिए ये ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि ये पिसी हुई कम्युनिटी है। एक दौर में ये भी अच्छे खासे खुशहाल लोग थे, लेकिन इनके घरों को तोड़ दिया गया, इनके माल को लूट लिया गया, इनको बिल्कुल जीरो करके वहां से अपने घरों से निकाल लिया गया। तो इनको ज्यादा मदद की जरूरत है, तभी ये रोहिंग्या के हवाले से ज्यादा बात कर रहे थे यूएन वाले। लेकिन इनको ये चीज पसंद नहीं आ रही। ये कह रहे नहीं, हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उस हवाले से क्यों नहीं बात की इन्होंने। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम इनको इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन समझते रहेंगे।